Okay, good morning, student. Am I audible to you? Okay, am I audible to you? Yes, student. Okay, okay, thank you. And we will wait another 2 minutes so that rest of your classmates can join. In the meantime, if you have any doubt regarding previous classes, then you can ask. अभी तक हमने आपका FCFS, SJF, प्रायोरिटी में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव कंप्लीट कर लिया है। इवन हमने प्रीवियस क्लास में राउंड रॉबिन को भी कंप्लीट कर लिया था। सो आई एम आस्किंग यू if you have any doubt regarding any scheduling, then you can ask. Apart from this, we have also completed what is process and what are the various states of the process and what are the various schedulers. इतना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट? ओके, ओके, वेरी गुड। सो हम लोग अब फॉरवर्ड बढ़ेंगे। टुडे वी विल try to complete some of the theoretical point related with the round robin scheduling। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्योंकि हमने इसका न्यूमेरिकल पार्ट तो कर लिया है स्टूडेंट्स। आई थिंक हमने दो एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं? दो एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए चलिए, तो टिल नाउ इट इज 8:05 and 5 of you have joined the classes, so let's start with the class. In the meantime, if anyone will join for the classes, then I will allow them. Okay, so चलिए, तो हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ा था। इसमें एक जार्गन्स हमने पढ़ा था टाइम स्लाइस के बारे में। टाइम स्लाइस के बारे में, ठीक है? टाइम स्लाइस क्या होता है? टाइम स्लाइस वो क्वांटिटी होती है जितने देर के लिए कोई भी प्रोसेस को हम अनइंटरप्टेड प्रोसेसर एलोकेट करते हैं। प्रोसेसर एलोकेट किया था अनइंटरप्टेड, और इतने देर में अगर उसका काम कंप्लीट हो जाता है, मींस प्रोसेस का काम अगर टाइम स्लाइस के विदिन कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको एग्जिट स्टेट में लेके चले जाते हैं। और अगर टाइम स्लाइस के अंदर उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम उसको फिर से क्या भेज देते हैं? रेडी स्टेट में हम फिर से भेज देते हैं, ठीक है? टिल फर्दर प्रोसेसिंग रेडी स्टेट में भेजते हैं। तो वहां पे क्या होता है? हमारे पास एक रेडी क्यू होता है जिसमें मेंटेन होता है कि
how many process currently available for the processing, and we will pick that process from the ready queue which is at the front position, which is at the front position. ठीक है, तो ये होती है टाइम स्लाइस और रेडी क्यू. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि if the value of time slice is very large, very large, तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा. इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर हमारे पास सिनेरियो है कि वी हैव सर्टेन प्रोसेस लाइक P0 है, P1 है, P2 है, P3 है. अब अगर इनका बर्स्ट टाइम अगर जैसे कि 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, और अगर यहाँ पे हमें गिवन हो टाइम स्लाइस की वैल्यू विच इज 100, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा. व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ दिस इफ द टाइम स्लाइस वैल्यू विल बी 100. Yes, I need your response. You can respond via the chat box or via the microphone also. My question is straightforward, that if the time slice value will be very high, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 4 है बर्स्ट टाइम, 8 है, 10 है, 12 है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स अधिक है. जो सबसे हाईएस्ट बर्स्ट टाइम है उससे भी 8 टाइम्स अधिक है हमारे पास टाइम स्लाइस. तो इट इज वेरी लार्ज वैल्यू. द वैल्यू ऑफ टाइम स्लाइस हियर गिवन इज वेरी लार्ज. Then what will the impact of this? Kindly think upon this and सर प्रोसेसर आइडियल स्टेट में चला जाएगा, जो कि प्रोसेसर, एक आंसर आया है, प्रोसेसर विल बी इन द आइडल स्टेट. एम आई राइट? एक रिस्पॉन्स ये आया है. एनी अदर रिस्पॉन्स? यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड. सभी लोग सो तो नहीं गए ना? एटलीस्ट यस या नो में रिस्पॉन्ड कीजिए आप चैट बॉक्स में. सोइए नहीं, एटलीस्ट यस या नो में रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में. अभी 12 स्टूडेंट ज्वाइन है. ओके, इट मीन्स लगता है कि सो रहे हैं स्टूडेंट्स. यस सर, आधे नींद में होंगे. ओके ओके, सो बट इतना बुरा तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि लोग सो रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी. देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि वी हैव वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ टाइम स्लाइस. It means that whenever a process will gets the chance to do the processing in the processor, then that process will complete its execution. क्योंकि उसको टाइम स्लाइस कितना प्रोवाइड किया गया है, इट इज वेरी लार्ज वैल्यू, इट इज वेरी लार्ज. 100 टाइम स्लाइस है. P0 को 100 टाइम स्लाइस गिवन है, बट उसको 100 का रिक्वायरमेंट नहीं, उसको तो सिर्फ 4 का रिक्वायरमेंट है. तो वो क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा प्रोसेसिंग, जब भी इसको चांस मिलेगा तो वो अपना पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा. इसको रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8 की. कितनी इसको मिल रही है, 100. तो ये फिर से क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा अगर टाइम स्लाइस की वैल्यू वेरी हाई होगी तो इट विल वर्क लाइक FCFS.
क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस आएगा तो वो क्या होगा, सबसे पहले रेडी क्यू में आएगा, लाइक PI, देन PJ, देन PK, इस टाइप से प्रोसेस आते जाएंगे। तो रेडी क्यू में कब आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम आता चला जाएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम आता चला जाएगा। और क्या होगा, हम पिक किसको करेंगे, जो फ्रंट में होगा सबसे, तो हम फ्रंट वाले को पिक कर लेंगे। अब चूंकि इसको जो टाइम स्लाइस गिवन है, टाइम स्लाइस की वैल्यू वेरी हाई है, देन द नीड ऑफ द प्रोसेस PI, तो क्या होगा, प्रोसेस PI पूरा का पूरा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि टाइम स्लाइस की वैल्यू वेरी हाई है। उसके बाद क्या होगा, PI का काम पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में सबसे आगे होगा, उसको हम एज अ प्रोसेसर एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे भी इसका जो रिक्वायरमेंट है, इट मींस बर्स्ट टाइम जो रिक्वायर्ड है, ये भी क्या होगा, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टाइम स्लाइस वैल्यू। Waiting room. Okay, Smriti Rupam is there. Okay, I have joined that. उसके बाद क्या होगा कि आपका पीजे भी अपना जितना उसको रिक्वायरमेंट था, इट मीन जितना बर्स्ट टाइम उसको रिक्वायर्ड था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारा फिर पीके आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता चला जाएगा, जितने भी हमारे प्रोसेस रेडी क्यू में जिस ऑर्डर में आते जाएंगे, उसी ऑर्डर में हम उनको, जब प्रोसेसर अवेलेबल होगा, उसको क्या करेंगे, एलोकेट करते चले जाएंगे। तो यही तो हम कर रहे थे, किसमें, FCFS में यही वर्क हम कर रहे थे। तो इट मीन्स कि when there will be very high value of time slice, then round robin will work as a FCFS scheduling। समझ में आया? यस स्टूडेंट, समझ में आया? अब नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ टाइम स्लाइस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, तब क्या होगा। इसी सिनेरियो में, जो अभी यहां सिनेरियो है, इसी सिनेरियो में अगर हम कहते हैं कि टाइम स्लाइस वैल्यू इज 0.00001, ये वैल्यू है अगर टाइम स्लाइस की, इट मींस दिस टाइम स्लाइस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, है कि नहीं। अब बहुत स्मॉल होगा, तो इस केस में क्या होगा हमारा, हमारा गैंट चार्ट में अगर हम देखेंगे, तो कोई प्रोसेस जैसे कि PI है, देन PJ है, देन PK है, इन, या हम मानते हैं ये P0 है, P1 है, देन P2 है, इस टाइप से है हमारे पास। तो सबसे पहले P0 को एलोकेट तो होगा प्रोसेसर 0th टाइम पे, बट क्या होगा, इसको 0.00001 सेकेंड के लिए ही एलोकेट होगा। तो ये क्या होगा, इतना टाइम तो इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में, मतलब कि अपना स्टेट को चेंज करने में, इट मींस रेडी स्टेट से ये कहां चला जाएगा, रनिंग स्टेट में जा रहा है, ठीक है। फिर ये स्टेट चेंज किया, स्टेट चेंज के बाद इसकी रजिस्टर्स की वैल्यू होगी, उसको भी ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को भी ये चेंज करेगा। तो इसका बहुत सारा टाइम, मतलब ये जो टाइम है गिवन है, इट इज वेरी स्मॉल, और ये स्मॉल टाइम तो यही सब वर्क कंप्लीट करने में खत्म हो जाएगा। तो अगर टाइम स्लाइस की वैल्यू बहुत लेस होगी, तो कोई भी यूजफुल वर्क हमारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेसर से इंटरैक्ट ही नहीं हो पाएगा इतने स्मॉल टाइम में। वो प्रोसेसर से इंटरैक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इट मींस कि टू मच कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगा,
टू मच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। टू मच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा तो इससे क्या होगा, कोई भी यूजफुल वर्क नहीं हो पाएगा, और इसी को आगे चल के हम पढ़ते हैं कि दिस इज कॉल्ड ए थ्रैशिंग। जबकि कोई यूजफुल वर्क नहीं हो पाता है, सिर्फ इनपुट आउटपुट का वर्क हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो थ्रैशिंग कहलाता है। तो अभी थ्रैशिंग पे नहीं जाना है, थ्रैशिंग की ओर नहीं जाना है, अभी बस आपको इतना समझना है कि अगर टाइम स्लाइस की वैल्यू बहुत लेस होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बहुत कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। इट मींस P0 आएगा, देन P1 आएगा, देन P2 आएगा, देन फिर P0 आएगा, देन P1 आएगा, देन फिर P2 आएगा, इस तरह से। क्योंकि इनको क्या है, इनको 4 यूनिट के लिए रिक्वायर्ड है, और इसको आप गिवन दे रहे हैं 0.0001 सेकेंड के लिए, तो ये क्या करेगा, वर्क ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा। और क्या होगा, बार बार एक प्रोसेस आएगा, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, दूसरा प्रोसेस आएगा, वो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, तीसरा प्रोसेस आएगा, वो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा हमारा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई भी यूजफुल वर्क नहीं हो पाएगा अगर हमारा टाइम स्लाइस की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तब। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? काइंडली रिस्पॉन्ड। जो अभी मैंने समझाया कि अगर टाइम स्लाइस यस की सर। वैल्यू बहुत हाई होगी और बहुत लेस होगी, तो क्या दोनों ही सिनेरियो आपको समझ में आया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, so some of you have responded that they got the concept. तो इस तरह से अगर Q जो टाइम स्लाइस की वैल्यू है, तो ये फीफो की तरह वर्क करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और टाइम स्लाइस की वैल्यू बहुत हाई होगी तो मे हिट द कॉन्टेक्स्ट स्विच वॉल। Q must be large with the respect of context switch, otherwise overhead is too high. Okay, तो ये है आपका थ्योरी। तो अब देखिए तो ये हमारी किसकी बात हुई, दिस इज ऑल अबाउट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं इस टाइप से। अब यहीं पे बताया गया है कि अगर आपका टाइम क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर एक प्रोसेस है जिसको टाइम रिक्वायर्ड है 10 सेकेंड्स का, और टाइम क्वांटम की वैल्यू अगर 12 है, तो क्या होगा, एक भी बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, 10 इज लेस देन 12। तो क्या होगा, प्रोसेस अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा विद इन द गिवन टाइम। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो पाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। ओके, और अगर यहीं पे प्रोसेस को रिक्वायर्ड था 10 सेकेंड के लिए, और हम उसको टाइम क्वांटम की वैल्यू 6 प्रोवाइड करते हैं, टाइम क्वांटम की वैल्यू 6 प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 0 से 6 तो वो अनइंटरप्टेड रन करेगा, बट क्या होगा, 6 के बाद उसको एक बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस केस में एक बार 6 तक रन करेगा, फिर उसको कितना रिक्वायर्ड होगा, 4 का और रिक्वायर्ड होगा, तो दैट्स वाई एक बार हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। नेक्स्ट, अगर हम आते हैं टाइम क्वांटम की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं इस केस में, तो क्या होगा, 0 से 1 रन करेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, 1 से 2 रन करेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, 2 से 3 रन करेगा। इस तरह से हर एक यूनिट पे क्या करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। तो टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना करेगा, 9 टाइम वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम क्वांटम एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। ओके, अब अगर शुभम पूछ रहा है कि सर कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच इट मींस दैट अ प्रोसेस, अब नाउ हम यहाँ पे टाइम क्वांटम लेते हैं।
अब टाइम क्वांटम क्या होता है? इट इज बेसिकली अ टाइम, मैक्सिमम टाइम जब आप प्रोसेसर को क्या करेंगे, प्रोसेसर को प्रोसेस अवेलेबल कराया जाएगा। और जैसे ही ये टाइम स्लाइस की वैल्यू एक्सपायर होगी या टाइम क्वांटम की वैल्यू एक्सपायर होगी, तो प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते थे, टाइम स्लाइस जैसे एक्सपायर होता था, तो एक छोटा सा ही मैं यहाँ पे बात बताता हूं कि आपका रनिंग स्टेट से अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर होता था, तो रनिंग स्टेट से हम कहा, किस स्टेट में लेके जाते थे, रेडी स्टेट में लेके जाते थे अपने प्रोसेस को। तो इसके इस ये जो वर्क है, इस वर्क को करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। जो टाइम, और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें होती है, जैसे रजिस्टर का क्या वैल्यूज है, आपका प्रोग्राम काउंटर का क्या वैल्यू है, आपका अदर जो प्रोसेस है उसकी उससे जो ये डेटा लिया गया है उसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीजें मिलके कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाती है। बट अभी आप इतना समझ लें कि आपका स्टेट चेंज हो रहा है ना, रेडी स्टेट से आपका रनिंग स्टेट से क्या हो रहा है, रेडी स्टेट में प्रोसेस जा रहा है, तो इसके बीच में कुछ टाइम लगेगा। तो इसी टाइम को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कहा जाता है, जो यहाँ पे हम एक गैंट चार्ट में ड्रॉ करते हैं ना, ये ब्रेक, तो इसी को कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम कहा जाता है। ठीक है, ओके ओके, he got my point. So this is the relation between the time quantum value and context switch time. तो जितना आपका बड़ा होगा टाइम क्वांटम की वैल्यू, उतना कम आपको लेस कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू हाई होगी तो लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, और टाइम क्वांटम की वैल्यू अगर लो होगी तो मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम क्वांटम। ओके, आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। यस सर। ओके, नाउ नाउ मैंने बोला था कि ये जो आपका टॉपिक एक शेड्यूलिंग जो कि रह गया है, मैं वो भी आपको कंप्लीट करूंगा। सो एक और है रिलेशन। अगर आपका, दिस इज द सिनेरियो ऑफ प्रोसेस, दिस इज द सिनेरियो ऑफ प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे हम टाइम क्वांटम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेते चले जाएंगे, तो हमारा, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। ये आपके कुछ प्रोसेस हैं, और उसके बाद क्या है कि नाउ वी हैव द टाइम क्वांटम वैल्यू। एक में 1 लेना है, एक में 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, 5 लेना है एंड 6 लेना है, लाइक दिस 7 लेना है। ठीक है, अगर ये हमारा सिचुएशन है, तो हर एक सिचुएशन के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं आसानी से, या डू यू नीड माय हेल्प? प्लीज टेल मी whether you will able to calculate the average turnaround time for this various situation of this problem। एक बार एक लेना है टाइम क्वांटम, फिर 2, फिर 3, और इस तरह से अगर आप एक ग्राफ उसका ड्रॉ करेंगे, प्लीज काइंडली ऑल ऑफ यू प्लीज डू दिस प्रॉब्लम। बहुत आसान है, आपको यू हैव ऑल द टूल्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर अगर प्रोसेस टाइम भी लेस होगा तो, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस टाइम एंड भी लेस होगा तो? I didn't got what you want to ask, Pappu.
I didn't got what you want to ask. प्लीज रेक्टिफाई और थोड़ा क्लियरली और इसको प्रॉब्लम को बताएं ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। सर वो टाइम दिया हुआ है वो वर्स्ट टाइम है। कौन सा टाइम? प्रोसेस के बाद जो टाइम दिया हुआ है ये, हाँ, ये इसका बर्स्ट टाइम है, बीटी है, और 80 हम मान के चल रहे हैं कि सभी का 0 है यहाँ पे। ओके, सो प्लीज कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइप का आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे आपका टाइम स्लाइस की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी विल गेट अ फ्लक्चुएशन इन द एवरेज टर्न अराउंड टाइम वैल्यूज, और फिर आगे जाके स्टैटिक हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टर्न अराउंड टाइम वर्सेस द टाइम क्वांटम वैल्यू। ओके, नाउ मैंने एक बोला था कि स्टिल वी हैव टॉपिक और शेड्यूलिंग विच इज नॉट येट फिनिश्ड, और वो शेड्यूलिंग था आपका SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। गेट वगैरह में डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं SRTF से। SRTF आपका SJF के ही तरह वर्क करता है, बट SJF आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, और आपका SRTF जो है ये प्योरली आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ये प्योरली आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। चलिए देखते हैं हाउ दिस SRTF वर्क्स। तो SRTF का फंडा ये है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी प्रोसेस को हम प्रोसेसर एलोकेट करते हैं, इट मींस गैंट चार्ट में उसको स्पेस देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो जितने देर प्रोसेसिंग करता है उतने देर तो हम उसको प्रोसेसर एलोकेट करते हैं, और जैसे ही हमारा कोई न्यू प्रोसेस, याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे ही हमारा कोई न्यू प्रोसेस आता है तब हम क्या करते हैं, देन वी विल कंपेयर दैट व्हाट इज द value of all the available process in the ready queue and what is the value of all those process burst time, या कहा जाए रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। रिमेनिंग जो बर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई प्रोसेस है PI, इसने 2 यूनिट के लिए वर्क किया, तो जो बर्स्ट टाइम होगा, बर्स्ट टाइम इसका ओरिजिनल जो बर्स्ट टाइम होगा वो 10 यूनिट था, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यूनिट तो वर्क कर चुका है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो बर्स्ट टाइम की वैल्यू होगी उस वैल्यू के आधार पे जितने भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल होंगे इन द रेडी क्यू, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सारे प्रोसेस को, और जिसका सबसे कम स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम या रिमेनिंग बर्स्ट टाइम होगा, स्मॉलेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम होगा, हम उसको पिक करेंगे एंड एलोकेट करेंगे प्रोसेसर। So this is the funda of SRTF। यहां पे क्या है कि जैसे ही हमारा कोई न्यू प्रोसेस आएगा जिसकी बर्स्ट टाइम की वैल्यू लेस देन होगी करंटली रनिंग प्रोसेस से, तो करंटली रनिंग प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हम रनिंग स्टेट से उसको डायरेक्टली
रेडी स्टेट में लेके चले जाएंगे। और वो प्रोसेस जिसका स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम की वैल्यू होगी, हम उसको रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके जाएंगे। Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? Yes, sir. So let's see one of the numerical to better understand the situation. So we have certain process. We have certain process. P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। अराइवल टाइम है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 8 है। बर्स्ट टाइम है, 5 है, 8 है, 4 है, 1 है and 2 है। So now you have to calculate all the values. Completion time क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा एंड वेटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, और ये सब वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, एंड यहां हम जो शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं विच इज SRTF। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। Now, can you give it a try to solve this problem by your own? Do you want to try? और मैं इसको ट्राई करूं? Kindly respond, students. Will you try to solve this problem? Okay, I'm giving you 5-minute time to solve or attempt at least to this problem. Okay, Ashish has responded. Okay, Ashish, try to solve this problem. जितना आपसे सॉल्व हो पाएगा इट विल बी वेरी गुड। और अगर आफ्टर द 5 मिनट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 मिनट, आई विल attempt this problem and try to eliminate all your doubts related with SRTF scheduling. Okay, let's try. Give it a try. सर स्लाइड को ओपन टाइम रहने स्लाइस दीजिए। की जरूरत तो पड़ेगी सर। Yes. स्लाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइड का? टाइम स्लाइस सर। नो नो, टाइम स्लाइस हियर, टाइम स्लाइस का रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड रॉबिन में पड़ता है। ओके,
टाइम स्लाइस का रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ राउंड रॉबिन में पड़ता है. दिस इज द न्यू टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, SRTF. ओके, इसमें जो रिमेनिंग टाइम होगा सिर्फ आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी. Okay, somebody has responded via the chat box. Okay, Smriti Rupam has responded. Anish Kumar also responded. Both has a different turnaround time value. Okay, let's see. Okay, now I'm trying to solve this problem. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे शेड्यूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है विच इज दैट विल बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ द गैंट चार्ट. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नन ऑफ द प्रोसेस हैज अराइव्ड एट द टाइम 0. ओके, जो सबसे पहला प्रोसेस आया है वो किस टाइम पे आया है, 1 पे. तो 0 to 1 क्या होगा, आपका कोई भी वर्क नहीं होगा. Am I clear to all of you? 0 to 1 आपका कोई भी वर्क नहीं होगा. अब 1 पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर अवेलेबल है. इट मींस अगर हम रेडी क्यू के बारे में बात करें तो रेडी क्यू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है P1. और तो एक ही प्रोसेस है तो देयर इज नो कंपटीशन. इफ देयर इज नो कंपटीशन तो हम डायरेक्टली P1 को प्रोसेसर एलोकेट कर देंगे. अब क्वेश्चन है कि कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है. तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है, 2 यूनिट. तो 2 यूनिट पे आ रहा है. तो हमारा पहला प्रोसेस 1 पे आया था, 1 पे हमने इसको सीपीयू एलोकेट किया था. तो क्या होगा, 1 से 2 तक तो ये अनइंटरप्टेड रन करेगा. 1 से 2 तक ये अनइंटरप्टेड रन करेगा. और फिर क्या होगा, 2 पे अगर हम देखें इट मींस कि एट टाइम 2, तो यहां पे इसका जो बर्स्ट टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 7. और इसकी बर्स्ट टाइम की वैल्यू तो रिमेनिंग रहेगी 5 ही. तो अब इस केस में क्या होगा, वी विल कंपेयर, वी हैव 2 प्रोसेस. आपका रेडी क्यू में अब आपका 2 प्रोसेस आ जाएगा, P0 एंड P1. P0 एंड P1. तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम का वैल्यू लेस है. तो हमें मिलेगा कि P0 हैज अ लेस बर्स्ट टाइम वैल्यू. कोई रिस्पॉन्ड किया चैट बॉक्स के थ्रू? ओके, प्रेम प्रकाश हैज आल्सो रिस्पॉन्डेड. लेट्स सी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 का वैल्यू बर्स्ट टाइम का सबसे लेस हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, P0 को सीपीयू एलोकेट कर देंगे. अब क्वेश्चन है कि कितनी देर के लिए एलोकेट करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है, 5th पे. तो हम 2 से लेके 5th तक तो इसको अनइंटरप्टेड रन करेंगे. तो 2 से 5 तक के लिए अनइंटरप्टेड रन हुआ. तो कितने देर ये रन हुआ, तो 3 यूनिट रन हुआ यहाँ पे, है ना.
3 यूनिट रन हुआ तो कितना बच गया इसका बर्स्ट टाइम, 2 बच गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कब आया है, 5 पे। तो एट द टाइम 5 हम फिर से देखेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर रेडी क्यू। तो दिस इज द रेडी क्यू। अब हमारे पास P0 अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है एट द टाइम 5। P0 का बर्स्ट टाइम, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना है 2, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 7 एंड P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 4। सबसे स्मॉल किसका है, P0 का है। तो P0 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो P0 को कंटिन्यू करेंगे, कब तक के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ना आ जाए। नेक्स्ट प्रोसेस कब आया है, एट द टाइम 6 पे आया है। तो हम क्या करेंगे, 5 to 6 तो इसको रन करने देंगे और इसका बर्स्ट टाइम का वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम 1। अब 6 पे हमारा P0, P1, P2 एंड P3 भी अवेलेबल है और इसकी बर्स्ट टाइम की वैल्यू 1 हो गई है। इट इज 7, इट इज 4 एंड दिस इज 1। अब यहां पे क्या हो गया, दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी बर्स्ट टाइम की वैल्यू सेम है और स्मॉलेस्ट है। तो हम अब क्या करेंगे, उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे पहले आया था। सबसे पहले इट मींस बाय द हेल्प ऑफ अराइवल टाइम आप सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आया था, P0 आया था या P3 आया था, तो P0 आया था, 2 पे आया था P0। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे दो प्रोसेस हमें ऐसे मिले जिनका की रिमेनिंग बर्स्ट टाइम सेम है। तो जो सबसे पहले आया था, इट मींस जिसका अराइवल टाइम की वैल्यू सबसे कम होगी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिला, P0 सबसे पहले आया था, तो P0 को हम क्या करेंगे, प्रोसेसर एलोकेट कंटिन्यू रखेंगे। तो P0 अब कब तक के लिए रन करेगा, इसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1, तो 6 to 7 ये रन करेगा, 6 to 7 ये रन करेगा और P0 का अब काम हो गया कंप्लीट। ओके, P0 का काम हो गया कंप्लीट, क्योंकि 3 यूनिट यहां रन कर चुका है, 1 यूनिट यहां रन कर चुका है, 1 यूनिट यहां रन कर चुका है, टोटल 5 यूनिट ये रन कर चुका है। P0 को 5 बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड था, तो इसका काम हो गया कंप्लीट। अब स्थिति क्या आ गई, नाउ वी हैव अ सिनेरियो कि आपका, अब हम एनालिसिस किस पे करेंगे, वी विल डू द एनालिसिस एट टाइम 7। टाइम 7 पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टाइम 7 पे हमें अब न्यू प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। तो टाइम 7 पे हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं, P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P4 नहीं है, P4 8 पे आएगा। और P1 को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 7, P2 को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 4, P3 को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 1। ठीक है, तो इसमें सबसे कम किसकी वैल्यू है, P3 की वैल्यू है। तो अब हम किसको CPU एलोकेट करेंगे, P3 को CPU एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे, इसको रिक्वायर्ड है 1 का ही। ठीक है, तो 7 to 8 हम इसको रिक्वायर्ड है 1 का, तो 7 to 8 हम इसको देंगे और इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा, P3 का भी। तो अब रेडी क्यू में एट टाइम 8 रेडी क्यू का क्या सिचुएशन होगा, तो रेडी क्यू का सिचुएशन होगा कि वी विल हैव प्रोसेस P1, P2 एंड P4। अब इनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो P1 का रिक्वायरमेंट है 7, P2 का रिक्वायरमेंट है 4 एंड P4 का रिक्वायरमेंट है 2। सबसे लेस्ट रिक्वायरमेंट किसका है, तो P4 का है। तो P4 को हम CPU एलोकेट कर देंगे। चूंकि अब कोई नया प्रोसेस हमारे पास आ नहीं रहा है, तो कोई नया प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली हम P4 को
2 यूनिट के लिए सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो 8 to 10 सीपीयू एलोकेट हो जाएगा P4 को, P4 का भी काम हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट एट द टाइम t इज इक्वल टू 10 पे अगर हम देखेंगे तो वी विल हैव P1 एंड P2। इनमें सबसे लेस किसका रिक्वायरमेंट है? P2 का रिक्वायरमेंट है, तो P2 को एलोकेट करेंगे। क्योंकि कोई नया प्रोसेस आ नहीं रहा है तो अनइंटरप्टेड यही रन करेगा। कितने देर के लिए? 4 यूनिट रन करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा? P1 कितने देर के लिए रन करेगा? तो 7 यूनिट ये रन करेगा, तो 21 पे ये जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यस स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? नो सर। नाउ देखिए, P1 कब कंप्लीट हुआ है? एट द टाइम 21, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 विल बी 21। P2 कब कंप्लीट हुआ है? एट द टाइम ऑफ 14, P2 एट द टाइम ऑफ 14। P4 कब कंप्लीट हुआ है? एट द टाइम ऑफ 10, तो P4 के लिए क्या हो जाएगा? 10। P3 कब कंप्लीट हुआ है? एट द टाइम 8, तो P3 के लिए कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 8। P0 कब कंप्लीट हुआ है? एट द टाइम 7, तो P0 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा? 7। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीशन टाइम। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहेंगे, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम विल बी द टर्न अराउंड टाइम। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 20, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 2 अगेन। वेटिंग टाइम निकालना चाहेंगे तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो दिस विल बिकम 0, 20 minus 8 and this will become 12, 9 minus 4 this will become 5, 2 minus 1 this will become 1 and 2 minus 2 this will become 0. So this is the value. अब देखते हैं कि किन्हीं का रिजल्ट क्या सेम आया है। तो सबसे पहले प्रेम प्रकाश कंप्लीशन टाइम, प्रेम प्रकाश थोड़ा गलत हो गया है। पहला का 6 है, देन 21, देन 14, देन 7, देन 10। 2 वैल्यू गलत हो गई है कंप्लीशन टाइम की प्रेम प्रकाश। स्मृति रूपम का आंसर टर्न अराउंड टाइम से मैच करते हैं, तो 5, 20, 9, 2 एंड 8। ये लास्ट वैल्यू गलत होगी स्मृति रूपम, बट वेरी गुड अटेम्प्ट। अनीश कुमार का कंप्लीशन टाइम देखते हैं। कंप्लीशन टाइम 9, 22, 15, 7, 11। यहाँ सारी वैल्यू गलत है, थोड़ी थोड़ी मिस हो गई है, बट आई थिंक यू कैन डू दिस। ओके, वेरी गुड। So some of the students have attempted and they have got the result near to the exact solution. So very good student, you have attempted at least. अब यहाँ पे अगर एक बात देखी जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी अगर आप सीपीयू शेड्यूलिंग से कंपेयर करेंगे तो जो आपका SRTF की जो भी पैरामीटर की वैल्यू आएगी, वेदर इट इज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, दिस विल बिकम द ऑप्टिमल वैल्यू, because here we are also considering the remaining time कि जो करंटली अवेलेबल प्रोसेस है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेस हमारा कौन सा है, और हम स्मॉलेस्ट प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, सीपीयू एलोकेट कर दे रहे हैं ताकि वो पहले अपना काम कंप्लीट कर ले और बाकी जो लार्जर प्रोसेस है दे विल वेट। तो जो SRTF होता है वो अपने हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं to select that process which has the smallest burst time, ठीक है, और remaining time।
So this will give the optimal solution. तो सभी को समझ में आया? राउंड रॉबिन, आज हमने राउंड रॉबिन को कंप्लीट किया है, and we have also completed SRTF. We have seen the relation between the time quantum and context switching, and we have also seen the relation between the time quantum and AT-AT. ओके, सो इतनी सारी चीजें आज पढ़ाई गई है, एंड होप क्लियर होगा सबको. जिनको कोई डाउट है, दे कैन आस्क, प्लीज आस्क if you have any doubt, if you have any kind of query related with the topic which we have discussed. Okay, student, now I am providing you link for today's class attendance. Please fill it up. अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड विद द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, यू कैन आस्क योर क्वेरीज. मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि एंड में आप जाके ये ना बोलें कि समझ में नहीं आया है. ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछें उस डाउट को. In 1 and 2 classes, I think this module will be over. Then we will jump upon to the next module, or in the meantime, we will try to solve the question which is asked in GATE examination or other competitive examination. Okay. So we will look into that also. So be prepared with all the concept which we have studied till now. We will have enough practice in this module. Don't worry about that. And for the practice, I will also provide you the assignments. By the help of that, you can do the practice also. Okay, Papu? So I think each and everything which I have taught today is clear to all of you. So let's end this session right here. Thank you, all of you. Have a nice day.